हमारे बीच पब्लिक मंच पर हैं द वन एंड ओनली बांसुरी स्वराज। क्या कहूं मैं आपको बांसुरी जी, रोंगटे खड़े हो गए हैं मेरे। आई हैव गूज बम्स, क्योंकि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो आपकी माँ सुषमा स्वराज पॉलिटिक्स में थी और ऐसी बड़ी हस्ती थी कि हम लोग पार्लियामेंट जाया करते थे उन्हें सुनने, उन्हें देखने, और सोचते थे कि क्या मुकाम किसी महिला ने अपने लिए बनाया है। और आज आपके साथ हूं तो बस लग रहा है सुषमा जी फिर हमारे साथ हैं। तो इससे पहले कि सवालों का प्रहार शुरू हो, मुझे लगता है आपसे आशीर्वाद ले लेना चाहिए कि आपकी और इस ऑडियंस की अपेक्षाओं पे खरी उतर सकूं। हमेशा हमेशा, क्योंकि आपकी माँ भी वकील थी, पॉलिटिशियन थी, और राजनेता के रूप में जिस तरह से उनकी स्पीचेस हुआ करती थी, शायद उन्हें मैच करना सबके लिए बहुत बहुत मुश्किल होता था। आप भी वकील हैं, आप अब राजनीति में आ चुकी हैं, और मैं देख रही हूं जिस तरह से आप बोल रही हैं, कहीं ना कहीं सबको यही है दैट जीन्स तो वही हैं, अंश माँ का बेटी में है। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं हमेशा एक सच हमेशा उजागर करती हूँ। ईश्वर ने सुषमा स्वराज को बनाकर वो खांचा तोड़ दिया है। देयर कैन ओनली बी वन सुषमा स्वराज। खांचा जरूर हर इंसान की शख्सियत अपनी अपनी होती है, लेकिन बांसुरी जी पूछना चाहूंगी, कभी कभी जब माँ बाप बहुत फेमस हों, बहुत बड़े अचीवर्स हों, नाम दुनिया में इतना ज्यादा उनका व्याख्यात हो, तो क्या बच्चों पर प्रेशर पड़ता है कि किस तरह से अपनी जगह खुद बनाएं, अंडर द सन जैसे कहा जाता है, और क्या कुछ शोल्डर्स पर बोझ महसूस होता है? जी नहीं, मुझे लगता है इसके दो पहलू हैं। एक तो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू माय स्कूल वासंत वैली। मैं वहां पर सेकंड क्लास से थी, तो तब थी। तो आपके जो बचपन के सखा है ना, वो आपका दिमाग बहुत जमीन पर रखते हैं, आपके टीचर्स। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें मेरे माता पिता को भी क्रेडिट जाता है। उन्होंने कभी भी ये महसूस ही नहीं होने दिया। और मुझे ये लगता है कि माँ हमेशा नेता का लिबास दहलीज पर छोड़ कर आती थी। घर के अंदर वो केवल एक बहुत अच्छी माँ थी, एक पुत्रवधू थी, एक नारी थी। और मैं हमेशा कहती हूँ, आई एम डॉटर ऑफ सुषमा स्वराज द मदर, नॉट सुषमा स्वराज द लीडर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा सही है। हर औरत जब फील्ड में होती है तो एक अलग रूप में होती है, घर में होती है तो अलग रूप में होती है। लेकिन देखती तो होंगी आप, एक बच्ची की तरह माँ की जिंदगी, माँ किस दौर से गुजर रही है। शी वॉज द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर एट द एज ऑफ 25. I wasn't born that time. You weren't born that I wasn't time. born that time. आपकी माँ 25 साल की उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर बन चुकी थी, तो लोग पूछेंगे कि बांसुरी स्वराज ने कुछ देर नहीं करती? जी, मुझे लगता है कि ईश्वर ने और नियति ने हर किसी के लिए एक अलग सफर तय कर रखा है। और वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी माता जी ने अपना बहुत ज्यादा समय और अपने आप को मुझ में निवेश करा है। आई एम द डिस्टिलेशन ऑफ हर वैल्यूज। मैं सुषमा स्वराज के संस्कारों का सार जरूर हूं, लेकिन वो हमेशा चाहती थी दैट आई शुड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ बांसुरी स्वराज। बहुत सही कहा आपने। हर माता पिता ये चाहते हैं कि एक वजूद बच्चे का अपना हो, सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं, अपने अंदर की जो रोशनी है, जो ऊर्जा है, वो बाहर निकलनी चाहिए। लेकिन बांसुरी जी पूछूंगी, एक दौर था राजनीति का, बहुत सारी महिलाएं नहीं होती थी राजनीति में।
सुषमा स्वराज जी ने एक मुकाम बनाया अपना, एक भारतीय नारी किस तरह से राजनीति में अपनी जगह, एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल बहू, बेटी, पत्नी, माँ होते हुए दिल्ली की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी। वो चाहे 3 महीने के लिए, मुझे याद है वो दौर, प्याज की कीमतों की बात हुआ करती थी तब। मैंने कवर किया है वो वाला इलेक्शन 1998 का। उससे पहले वो संचार मंत्री थी, मैंने वो भी कवर किया है उनको। लेकिन उस वक्त बांसुरी स्वराज पर क्या माँ के किरदार का कितना असर होता था? कितनी करीब से आप राजनीति को देखती थी, परखती थी और समझती थी, और कभी माँ से कोई इस तरह की बातें होती थी? जी, मैं राजनीति से कोसों दूर थी। हाँ, प्याज की कीमतें ऊपर थी तो जरूर स्कूल के टिफिन में प्याज नहीं था उस वक्त, लेकिन पर बिना प्याज का खाना टेस्टी बहुत होता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगी, मैं राजनीति से कोसों दूर थी। और मुझे लगता है कि मेरे माता पिता ने ये शायद जानबूझ के करा था। मेरा बचपन बहुत खुशहाल था, मेरा बचपन बहुत सहज था, मेरा बचपन बहुत सरल था। शायद यही मेरे व्यक्तित्व में आज भी परिलक्षित होता है। और जैसे मैंने कहा, मेरे साथ वो केवल एक माँ थी। ये जग जाहिर बात हो गई है अब कि माँ की अपॉइंटमेंट डायरी में शुक्रवार की शाम मेरे नाम थी, चाहे कुछ भी हो जाए। शुक्रवार शाम की जो थी वो मेरे नाम थी, और उसमें पापा भी अलाउड नहीं थे। हाँ, हमारे जो जर्मन शेपर्ड थे रक्षक, वो जरूर गेट क्रैश करते थे, लेकिन वो शुक्रवार की शाम थी जो केवल हम 2 सखियों की शाम थी, जहां हम हर अच्छा बुरा रहस्य जग जाहिर बात सारी वो माता और बेटी की गप्पे होती थी। बहुत बढ़िया आपने कहा। और रक्षक मुझे भी याद है, डरती थी मैं बहुत उससे। बट ही वाज मैजेस्टिक। He was, if you are into German Shepherds. Oh, yes, he was majestic. But सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा परिवारवाद का है। और आप समझ ही चुकी होंगी कि मैं सवाल क्या पूछने वाली हूँ। परिवारवाद का आप ऑपोजिशन लेकर उतरे हैं मैदान में, और सुषमा स्वराज की बेटी नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी से फर्स्ट टाइम एमपी बन रही हैं कैंडिडेट, और किसकी जगह बन रही हैं? मीनाक्षी लेखी की जगह, जो एक मंत्री हैं। तो ये परिवारवाद नहीं हुआ क्या? जी नहीं, जी नहीं। इसका जवाब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री संसद में दे चुके हैं, लेकिन आपके माध्यम से जनता के समक्ष मैं दोबारा रखना चाहूंगी। और मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा। देखिए, परिवारवाद तब होता है जब आते ही आप नंबर 1 के दावेदार बन जाते हैं, क्योंकि आपके माता पिता जनप्रतिनिधि हैं, इसीलिए आप भी जनप्रतिनिधि हो। ये जरूर, ये शायद ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी माता राजनीति में थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीति मेरे लिए निषेध है। मुझे भी उतना ही अधिकार है स्ट्रगल का, मुझे भी उतना ही अधिकार है परिश्रम का, मुझे भी उतना ही अधिकार है पराक्रम का। हाँ, मैं पार्टी की बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये दायित्व दिया है। ये रिवॉर्ड नहीं है, ये दायित्व है, एक मैं कहूंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, जिसे मैं पूरी तरह निभाने का प्रयास कर रही हूं। और इससे पहले भी जो मुझे दायित्व दिए गए, चाहे मैं लीगल सेल में को कन्वीनर ली गई, चाहे मैं प्रदेश में मंत्री की मुझे भूमिका निभाने का मौका मिला, मुझे एक ग्रास रूट से एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर कर जनता में जाकर और फिर निवेदन करने का मौका मिला है। परिवारवाद तब होता है जब आप मेहनत नहीं करते, लेकिन सीधा आकर मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाते हैं, या मैं कहूंगी कि पार्टी के सरगना बनने के दावेदार हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका सरनेम एक पर्टिकुलर फैमिली से आता है। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि उनका बेटा कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता जब तक कि वो पोस्टर पहले ना लगाए। वो कहते हैं कि मेरा जो भी है पर्सनल वेल्थ वो मेरे बच्चों का है, लेकिन मेरी
राजनीतिक धरोहर जो है वो मेरे कार्यकर्ताओं की है, तो वो क्या गलत कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं राजनीति में श्रीमती सुषमा स्वराज के कारण नहीं हूं, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं। देखिए, मेरी माँ का इतना लंबा पॉलिटिकल करियर है, आप भी उनको जानती थी। उनके राजनीतिक जीवन में ना मेरे पिता का हस्तक्षेप था, ना मेरा हस्तक्षेप है। आप जानती है 10 साल वो विदिशा से एमपी रही, मैंने विदिशा में कदम भी नहीं रखा। मेरा राजनीतिक अगर इस जीवन में आवाहन हुआ है तो वो इसलिए है क्योंकि मैं एक एबीवीपी की कार्यकर्ता थी। मेरी संघ आयु 24 वर्ष है। मैंने पार्टी की सेवा 10 वर्ष एक वकील के तौर पर करी है, परोक्ष रूप से। आपके आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मेरा वकालत में ये 17वां साल है। 10 वर्ष से खुद का चेंबर चला रही हूं। मैं दिहाड़ी की मजदूर हूं, मैं कचहरी जाती हूं रोज और अपनी रोटी वैसे कमाती हूं। पार्टी ने मुझे पहली भूमिका लीगल सेल में को कन्वीनर के नाम पे दी, और बहुत विनम्रता से कहूंगी, ये मुझे जो दायित्व मिला या मौका मिला, ये जब कृष्ण माँ को चुरा कर ले गए, उनके जाने के 4 साल बाद मिला। आप जब ये कहती हैं तो पता नहीं क्यों गला भर सा आता है। लेकिन मोदी जी ने मुझे लगता है सुषमा जी की मेमोरियल पर एक शब्द कहा था, मैं आपको सुनवाना चाहती हूं। उन्होंने तब सुषमा जी के बारे में और आपके बारे में क्या कहा था? सुषमा जी की जो ताकत थी, उसकी कुछ झलक मैंने बांसुरी में अनुभव की। बांसुरी का जो धैर्य और मैच्योरिटी का मैंने दर्शन किया। सुषमा जी का एक लघु स्वरूप, मैं उस बेटी को बहुत आशीर्वाद देता हूं। आपका अंश मोदी जी को भी दिखा। आप कहती हैं कि आपका किरदार जो है राजनीति में वो सुषमा स्वराज जी की वजह से नहीं है। वजह से ना हो, पर हर किसी को अंश नजर तो आता है। मैं कहूंगी शायद उनकी वजह से नहीं है, लेकिन हाँ, उनका आशीर्वाद मेरे साथ जरूर है। और मैं आभारी हूं और धन्यवाद देती हूं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने ये आशीर्वाद मुझे दिया है। मेरा सुदृढ़ हो गया है संकल्प कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। 2019 में जब सुषमा जी चली गईं, हमारे बीच नहीं रहीं, क्या ये तभी तय हो गया था कि आप राजनीति में आएंगी? कभी कोई चर्चा हुई किसी से? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा राजनीति से वास्ता नहीं था दूर दूर तक। मैंने आपको कहा ना, मुझे पहला टेलीफोन कॉल जो आया वो माँ के चले जाने के 4 साल बाद आया। उससे पहले बिल्कुल भी कोई रोल ही नहीं था। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि पार्टी और संगठन की सेवा मैं कचहरी में कर रही थी, लेकिन उसमें कुछ नया नहीं था, वो तो मैं 1 दशक से कर रही थी। लेकिन लोग कह रहे हैं, और खास करके आम आदमी पार्टी में आतिशी जी ने मुद्दा उठाया है कि संजय सिंह की बेल में आपने अपोज किया, आप ईडी की तरफ से थी, फिर बाद में कहा गया ये गलती से आपका नाम चला गया। तो वो कहते हैं कि ईडी और बीजेपी और ईडी में कोई फर्क नहीं है। इसमें 3 बातें कहना चाहूंगी। पहली बात, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, विपक्ष हैं, दोषारोपण तो करेंगे। दूसरी बात, देखिए, आम आदमी पार्टी की जो ये आतुरता है ना मीडिया में जाने की, बिना चीजें वेरीफाई करे, मैंने इतनी बार उनसे निवेदन करा है मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से दोबारा कर देती हूँ। माननीय मंत्री आतिशी जी, माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और माननीय विधायक सोमनाथ भारती जी, जब भी मेरे ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहे, केवल फोन कॉल कर लें, मैं सारे तथ्य स्वयं बता दूंगी, सारे के सारे ऑर्डर्स दे दूंगी। रही बात जो उस दिन हुआ, ये बात बिल्कुल सही है कि उस ऑर्डर में मेरा नाम गलती से गया है। खुद ईडी ने एप्लीकेशन डाली है और मेंशन करेगी, और जजेस ने उस ऑर्डर से मेरा नाम हटा दिया। जी, मैं यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल पे थी, लेकिन 2 मार्च को जब टिकट की घोषणा हुई तो 8 मार्च को मैंने रिजाइन कर दिया।
15 मार्च को वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो गया, तो वो मैटर मुझे अब मार्क हो ही नहीं सकता था। मैं इस केस में ईडी की वकील नहीं थी, उस दिन ऑर्डर में नाम गलत था। तो ये गलती, ये एसोसिएशन कहां से आया? वो मुद्दा ये भी उठाते हैं कि एक और बहुत हाई प्रोफाइल केस है, और वो हाई प्रोफाइल केस है जब आप ललित मोदी की वकील थी, और ललित मोदी के ट्वीट्स भी हैं जिसमें उन्होंने आपका धन्यवाद, शुक्रिया किया है फॉर पासपोर्ट। वो कहते हैं देशद्रोहियों के साथ आप मिली हुई हैं, बड़ा आरोप है। पहले तो ये जरूर कहूंगी, आम आदमी पार्टी के इन बयानों से ये तो लगता है और साबित हो गया कि मैं वकील तो बहुत अच्छी हूं। देखिए, उन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं सरासर निराधार हैं, गलत हैं। आपने पूछा है इसलिए आपको बता रही हूं। ललित मोदी का जो केस था वो मेरे सीनियर कर रहे थे, मैं 9वें नंबर की जूनियर थी, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी। आप भी जानती हैं, आपके बेटे भी वकील हैं। अरे भाई, जूनियर एडवोकेट का जो स्टेटस है ना, वो इंटर्न से भी बदतर होता है। तो इसलिए, और रही जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बाकी 2 और आरोप लगाए, उसमें आप जैसे वो नीरव मोदी कहते हैं, मैं नीरव मोदी की वकील ही नहीं हूं। अनिल मसीह का नाम लेते हैं, मैं अनिल मसीह की वकील नहीं हूं। मैंने कहा ना, चेक ही नहीं करते। वो मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर में मैं अभियुक्त की वकील नहीं हूं, वहां तो मैंने इंटरवीन करा है एक एनजीओ के लिए जो बंगाल की महिलाओं के लिए काम करती हैं, क्योंकि बिल्कुल जैसा कांड मणिपुर में हुआ था वैसा ही एक नहीं बल्कि 2 हादसे टीएमसी के वर्कर्स ने करा महिला प्रत्याशियों के साथ। मैं तो उनके लिए इंटरवीन करी थी, लेकिन मैंने कहा ना कि झूठ का पुलंदा हमेशा जनता जनार्दन के सामने लाते हैं, मीडिया में आने पर आतुर रहते हैं, कभी जो है वेरीफाई नहीं करते। पर अगर इनकी रिसर्च टीम इतनी लेजी है, बस एक फोन कॉल कर ले, मैं दे दूंगी सारे तथ्य। फिर ललित मोदी ने आपको थैंक यू क्यों किया ट्वीट पर? ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा। एब्सकॉन्डिंग है, कैसे पूछूं? ट्वीट के माध्यम से। बांसुरी जी, ईडी ने, या कहें बीजेपी ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी कहती है, आपको ये शोभा नहीं देता। आप तो इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। विपक्ष ऐसी अज्ञानता पूर्वक बातें करे, आपको ये शोभा नहीं देता। लेकिन केजरीवाल जब जेल में हो, जब मनीष सिसोदिया जेल में हो, संजय सिंह जेल में थे, अब बेल पर बाहर आ गए हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हो, और तमाम केस सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ हों, और 25 में से 23 ऐसे लोग जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, या तो उनके केस बंद हो जाते हैं या कोल्ड स्टोरेज, डीप फ्रीज में चले जाते हैं। तो फिर कुछ तो लोग कहेंगे, और लोगों का काम भी है कहना और पूछना कि ये कैसे हो रहा है। इस गाने की अगली लाइन है, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। बेकार की बातें हैं, लेकिन इसमें 2 पहलू है। सबसे पहला, देखिए, ये निराधार आरोप है। मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि अगर कोई भी एनडीए में शामिल हुआ या भाजपा में शामिल हुआ, केसेस उनके खिलाफ जारी हैं। किसी ने भी इन्वेस्टिगेशन में अवरोध ना लगाया है, ना विराम लगाया है। दूसरी बात, आपने संजय सिंह जी की बात करी, आपने मनीष सिसोदिया जी की बात करी, आपने केजरीवाल जी की बात करी, और आपने सत्येंद्र जैन जी की बात करी। इन सब में, और मैं इसमें एक नाम हेमंत सोरेन जी का भी जोड़ देती हूं। हेमंत सोरेन जी ने 10 समन्स का निरादर करा था। आप भी जानते हैं कि पीएमएलए लॉ में यह अनिवार्य है कि अगर आपको बुलाया जाता है जांच में तो आपको जुड़ना अनिवार्य है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए एक्ट। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 9 समन्स का निरादर करा है, और जब जब आप समन का निरादर करते हैं तो आप एक नया ऑफेंस क्रिएट कर देते हैं अंडर सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी। दोनों नेताओं ने, बहुत विनम्रता से कहूंगी, विवश कर दिया ईडी को कि वो उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाएं। अब हम बात करते हैं सत्येंद्र जैन जी की, और हम बात करते हैं मनीष सिसोदिया जी की।
मनीष सिसोदिया जी की जब बेल रिजेक्ट हुई है 7 बार, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो इसमें कोर्ट का यह मानना है कि प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश कर दिया गया है घोटाले में इन्वॉल्व्ड होने का। और इसीलिए जांच एजेंसियों ने जो तथ्य रखे उनको देख के कचहरी ने उनको बेल नहीं दी है। इसमें भाजपा की कोई भूमिका ही नहीं है। देखिए, विपक्ष जो है इसे कहते हैं चोरी और फिर सीना चोरी, और पूरा का पूरा इनका जो भी तथ्य होते हैं कोर्ट में नहीं बोलेंगे, आकर मीडिया में जो है प्रोपेगेंडा करेंगे। आप हमारी रोजी रोटी के ऊपर क्यों लात मार रहे हैं? कतई नहीं। अब मीडिया में आकर लोग बोलेंगे। वैसे हम बॉयकॉटेड हैं कई विपक्षी पार्टी से। आम आप आदमी केवल बॉयकॉटेड ही नहीं है, आपके एक पत्रकार को तो अरेस्ट कर लिया गया था, और मुझे याद है आपके नेटवर्क की एक टीम को ये मानकर आम आदमी पार्टी को ये लगा कि विधानसभा उनकी पर्सनल जागीर है, इनके नेटवर्क की एक पूरी टीम को अंदर नहीं घुसने दिया था विधानसभा में। बिल्कुल ये सही है, लेकिन कोई कुछ भी कहे, हम अपना काम करते रहते हैं। और मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी, आप बिल्कुल अपना काम करिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी इनसे, ये जो लोकतंत्र के मसीहा बनते हैं, लोकतंत्र बचाओ के नाम पे भ्रष्टाचार बचाओ की जो रैली करते हैं, आर दे अलाउड टू मजल द मीडिया लाइक दिस? क्या इनको ये हक है मीडिया के मुंह पर इस तरह पट्टी बांधने का? बिल्कुल नहीं। एक वकील और एक भारतीय नागरिक होने के कारण मैं इसका विरोध करती हूँ। लोग तो सवाल करेंगे कि आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े हैं जहां कभी अडवाणी अटल जी खड़े होते थे। आप फर्स्ट टाइम एमपी बन रही हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी कही जाती है, जहां आपके वोटर लिस्ट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी होंगे, ये इसलिए तो नहीं मिली क्योंकि आप सुषमा जी की बेटी। कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हाई प्रोफाइल या लो प्रोफाइल नहीं होती। चुनाव है, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी महत्वपूर्ण है, प्रत्येक मतदाता देवतुल्य है। और आप जानती हैं इन स्टॉलवर्ड्स में और मुझ में एक समानता क्या है? हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं।